इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज 26/11 है। आज पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने मुंबई की धरती को लाल कर दिया था बेगुनाहों के खून से। लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया दोस्तों 26/11 का। आज हम नमन भी करेंगे उनको जिनकी उस दिन जान गई थी, उन फौजियों को, उन पुलिस वालों को जो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन आज मैं उससे बड़ी बात करूंगा। देखिए, हर 26/11 पे हम लोग बात करते हैं ना कि ये हो गया, हमारे लोग चले गए। वो तो चले गए इस दुनिया से यार, वो चले गए इस दुनिया से, वो दुख हर समय रहेगा। लेकिन करना क्या है आगे, लेकिन करना क्या है, ये बहुत जरूरी है डिस्कशन करना। मैं आपको एक दो बातें बोलता हूं, अभी बताता हूं आपको, फिर उसके बाद हम आगे अपना ये वीडियो ले जाएंगे। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स 166 लोग मारे गए, 18 सिक्योरिटी पर्सनल वीरगति को प्राप्त हुए, 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले थे जो वीरगति को प्राप्त हुए, उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबाले, मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ हेमंत करकरे, हवलदार गजेंद्र सिंह और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर का नाम लिया जाता है। 10 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, 9 मारे गए। अजमल कसाब को बाद में फांसी दे दी गई। दोस्तों, पाकिस्तान ने हर समय आतंक को फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति का हिस्सा बना के रखा है। उसको पता है कि भारत को हम कहां पे छेड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से भारत के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। भारत की भी नीतियां गलत रही हैं। मैं आज आपको खुल के बताता हूं, भारत की नीतियां गलत रही हैं। हमारी प्रॉब्लम, और मैं कई बार बोल चुका हूं, हमारी प्रॉब्लम ना कभी लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद थी, ना लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद है, और ना लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद रहेगी। हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी है, और हम लोग असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे दोस्तों। और जब तक हम ये जड़ से प्रॉब्लम नहीं हटाएंगे, प्रॉब्लम आती रहेगी। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बोल दूं कि अमन की आशा है, मैं भी आपको बोल देता हूं अमन की आशा। यही सुनना है आपको मुझसे, मैं बोल देता हूं आपको कि साहब सब बढ़िया हो जाएगा, पाकिस्तान सुधर गया है, पाकिस्तान आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहता, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से बड़ा परेशान है, पाकिस्तान में खुद इतना खून खराबा हो रहा है कि पाकिस्तान ने तौबा कर लिया, कान पकड़ लिए हैं आतंकवाद से। ये सब बातें मैं आपको कह सकता हूं। आप में से अगर कोई ऐसे हैं जिनको अमन की आशा का कीड़ा अभी भी जिंदा है जिनके अंदर, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं तो ये झूठ होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं, अब देखिए लड़ाई से कोई हासिल नहीं है, जंग से तो कुछ हासिल नहीं होता है, हमने करके देख ली, कोई फायदा नहीं हुआ, इससे गुर्बत बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, दोनों तरफ के ये सब झूठ है, ये सब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इस चीज को कभी मत भूलिएगा, इंटेंट और कैपेबिलिटी। ठीक है, पाकिस्तान में इंटेंट आज भी है, यानी कि नियत आज भी है, औकात नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन औकात बनती है, जिस दिन पाकिस्तान की जेब में 2 रुपए फालतू आ जाते हैं, फिर से 26/11 करेंगे ये। मैं पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं, कम लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं है, ये तो बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा कि कोई भी नहीं है, लेकिन कम लोग हैं जो पाकिस्तान को इतनी शिद्दत के साथ स्टडी करते हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी फौज को नहीं, इनकी मेहंदी में कौन से गाने बजते हैं, इनके यहां शादियां कैसे होती हैं, खाना कौन सा खाते हैं, इनका कल्चर क्या है। मैंने पूरा पाकिस्तानी माइंडसेट को स्टडी कर रखा है, और स्टडी करने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। हम लोग क्या करते हैं, कश्मीर में हमारे 1 अफसर और 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और ये हो गया, तो हम लोग फिर बोला कि नहीं, अब तो इनका बदला लेंगे। बदला कैसे लिया? जिन आतंकवादियों ने करा था आपने उनको मार दिया। क्या एक फौजी कर्नल, फौजी मेजर या फौजी कप्तान जो कि भारतीय सेना का है, क्या उसकी जान की तुलना आप एक 2 कौड़ी के आतंकवादी से करना चाह रहे हैं? बदला यह होता है? नहीं दोस्तों, आपको पाकिस्तानी फौज को चोट पहुंचानी पड़ेगी, और लगातार चोट पहुंचानी पड़ेगी, चाहे वो लड़ाई कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, क्योंकि वही इन सारी फसाद का जड़ है। इनको बहुत खुजली है, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को, एक बार इनकी खुजली मिटा दें, परमानेंट इनका इलाज होना चाहिए। वो तो मेरा बस नहीं चलता, जिस दिन मेरा बस चले
अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये खालिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? पूरा जो खालिस्तान ये ड्रामा ड्रूमा करते हैं, कौन खड़ा है? सोचिए जरा, इनके पीछे कौन है? जो कश्मीर में और जम्मू में ये सब एनकाउंटर्स होते हैं, अटैक करते हैं, इनके पीछे कौन है? इनके पीछे एक ही बंदा है दोस्तों। चाहे हमारे यूके के हाई कमीशन के सामने खालिस्तानियों की प्रोटेस्ट हो, या खालिस्तानी बड़े बड़े पोस्टर निकालें कि ये मिस्टर वर्मा हैं और ये हाई कमिश्नर है इंडिया के कनाडा में, इनको एक्सपोज कर देंगे, ये कर देंगे, इन सब के पीछे पाकिस्तान है। जब कभी ऐसा हो, आप डायरेक्ट काइनेटिक एक्शन लो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। इट हैज टू बी आर्मी टू आर्मी, यू कैनॉट इन्वॉल्व सिविलियंस इन दिस, इट हैज टू बी आर्मी टू आर्मी। डोंट इन्वॉल्व सिविलियंस एट ऑल इन दिस एंटायर मैटर। जब कभी आपको लगे कि लंदन में हमारे हाई कमीशन के सामने खालिस्तान का झंडा किसी ने लहराया और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए, आप 10 पाकिस्तानी फौजियों को बॉर्डर पे थैंक यू बोल दीजिए। जस्ट से थैंक यू टू देम। जब आपको ऐसा लगे कि हमारे हाई कमीशन पे या हमारे कॉन्सुलेट पे किसी ने पेट्रोल बॉम्ब फेंका है, जैसे सैन फ्रांसिस्को में फेंका था, मोलोटोव कॉकटेल फेंकी थी, या आपको लगे कि उन्होंने और कुछ करा है, घेरने वेरने की कोशिश करी और वायलेंस करा है, या किसी मंदिर को डिफेस करा है, तो उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को थैंक यू बोलिए। राइट? अगर आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने या उनके जो कश्मीर में कुछ बाकी हैं, कुछ टट्टू, उन लोगों ने अटैक करा है और आपके एक बंदे की जान ली है, वो वीरगति को प्राप्त हो गया आपका अफसर या जवान, चाहे वो फौज का हो, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, चाहे वो जेएनके पुलिस का हो, उनके डिव हेडक्वार्टर को थैंक यू बोल दीजिए। ये जब आप थैंक यू बोलना, आप समझ रहे हैं मेरा थैंक यू से क्या मतलब है? आप जब थैंक यू बोलना शुरू करेंगे तो फिर रावण की नाभि पे तीर लगेगा। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, रावण का सर काट रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में कई विभीषण हैं जो आपको बताएंगे कि प्रभु अमृत है नाभि में और नाभि यहां पे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं ना? पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप मेरा? जब जड़ पाकिस्तानी फौज है और आपको पता है कि जड़ पाकिस्तानी फौज है, फिर खालिस्तानियों के खिलाफ ये करिए, केसेस करिए उनके खिलाफ, सब कुछ करिए। जिसने गलती करी है, ही मस्ट बी ब्रॉट टू बुक अंडर ऑल द लीगल फ्रेमवर्क्स गिवन इन वेरियस सिटीज इन यूरोप एंड अमेरिका। जो भी उनका लीगल फ्रेमवर्क है, उसके तहत आप काम करिए। लेकिन दोस्तों, मैं बता रहा हूं, फॉर एवरीथिंग दैट इज डन अगेंस्ट इंडिया, एवरीथिंग, चाहे वो टेररिज्म हो जेएनके में, राइट, चाहे वो आपको केरला में स्लीपर सेल पता लगे, आपको पाकिस्तानी आर्मी को जाके एक बार थैंक यू बोलना पड़ेगा। और ये थैंक यू भारतीय सेना से अच्छा और कोई नहीं बोल सकता। कीप ऑन सेइंग थैंक यू टू देम। ठोको दोस्तों, जब ठोक ठोक के सुन्न हो जाएंगे ना, तब भारत में अमन होगा। तब आपके एम्बेसीज और आपके हाई कमीशन के सामने जब खालिस्तानी गुजरेगा ना, तो कहेगा जय हिंद सर। हम क्या कर रहे हैं कि जो प्यादा है, ग्राउंड लेवल पे सोल्जर है, हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं। और ये हमारी गलती है। हम ग्राउंड लेवल के सोल्जर को थैंक यू बोल रहे हैं। हमें ग्राउंड लेवल के सोल्जर को थैंक यू नहीं बोलना है। हमें जो उसके ऊपर सरगना बैठा है, द हेड ऑफ द स्नेक, द हेड ऑफ द सर्पेंट, द हेड ऑफ द सर्पेंट इज आसिम मुनीर, द हेड ऑफ द स्नेक इज द पाकिस्तान आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, द आईएसआई। आप जब तक उनको डायरेक्टली एड्रेस नहीं करेंगे, मामला खत्म नहीं होने वाला। आज से 10 साल के बाद भी मेजर गौरव आर्या यही वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बताता रहेगा कि बॉस आज कश्मीर में ये हो गया, कल वहां पे हो गया, परसों यहां पे हो गया। और इन सबको आशीर्वाद कौन दे रहा है? चाइना। जब भी कभी भारत किसी को बोलता है कि साहब इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे, इस बंदे को आपको डेजिग्नेट करना चाहिए टेररिस्ट, चाइना वहां पे ब्लॉक कर लेता है। चाइना क्यों ब्लॉक करता है, वो चाइना बेहतर जानता है। चाइना का टेररिस्ट से क्या लेने देना है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन चाइना अपना पूरा डिप्लोमेटिक वेट, चाइना ऑल्सो लुक्स एट पाकिस्तान एज अ टेरर फैक्ट्री ना। चाइना थोड़ा ना पाकिस्तान को कोई अच्छा समझता है या कोई मैन्युफैक्चरिंग हब समझता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब समझता है। नहीं,
नहीं, चाइना को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और वहां से टेररिस्ट ही निकलेंगे, और किस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है भारत के खिलाफ चाइना बखूबी कर रहा है। उनके जनरल्स को 2 बोटियां दी, उनके जनरल्स ने 2 हिलाई, भौंके, काटा, दैट्स इट। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। लेकिन जब आप पाकिस्तानी फौज को टाइट कर देंगे दोस्तों, द ओनली वे टू डू दिस फर्स्ट इज पुट योर पिनाकाज राइट ऑन द बॉर्डर और नियर द बॉर्डर, 8, 10, 15 किलोमीटर बॉर्डर के पीछे आप अपने पिनाका डिप्लॉय करिए, आप अपने MBRL डिप्लॉय करिए दोस्तों, ठीक है। एंड ओपन योर मीडियम गन्स, लेट द पाकिस्तानी आर्मी टेस्ट द टेस्ट ऑफ बोफोर्स ऑन द बॉर्डर। इनके दिलों में, पाकिस्तानी फौज के दिलों में इतना खौफ होना चाहिए, इतना खौफ होना चाहिए कि रात को इनके सपने में इंडियन आर्मी आए। इसका और कोई इलाज नहीं है। आज 26/11 है और मैं 26/11 के दिन आपको बता रहा हूं, आप नहीं करोगे, मानो मेरी बात, ये दोबारा करेंगे। आज इनकी औकात नहीं है, इसलिए सारे यूट्यूबर कहते हैं कि अमन होना चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी हैं, सारे टेलीविजन चैनल, हमें भारत से सीखना चाहिए, हमें भारत से सीखना चाहिए, हमें भारत से कंपटीशन करनी चाहिए, इकोनॉमी में कंपटीशन करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। हमें एजुकेशन में भारत के साथ लड़ाई करनी चाहिए, हमारा अगर कंपटीशन हो तो ये अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहे हैं? इनके दिल में जिहाद है, राइट? इनकी आत्मा में, इनके जहन के अंदर जिहाद है, लेकिन ये अभी अपना दूसरा चेहरा दिखा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, 10-15 अरब डॉलर इनके पास पहुंच गए मांगे तांगे के, फिर देखना वही यूट्यूबर कहेंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह, वही टीवी एंकर बोलेगा चढ़ जाओ नई दिल्ली पे, क्योंकि इनकी आत्मा में वो है। इनके हलक के अंदर हाथ डाल के पेट से जिहाद निकालना पड़ेगा दोस्तों। वो तो आपके भाई के हाथ में कुछ है नहीं, सत्ता वगैरह होती तो मैं अभी तक ना इनको थैंक यू बोल चुका होता, बहुत पहले तक कर कुरा के इनको, बिकॉज आई नो पाकिस्तानी इज वेरी वेल एंड आई नो द पाकिस्तानी आर्मी वेरी वेल। आप इनको मारते रहोगे, इनको ठोकते रहोगे, इनको थैंक यू बोलते रहोगे, ये बिल्कुल अपने दुम हिलाते रहेंगे और हाथ चाटते रहेंगे आपका। दैट इज द ओनली वे टू मेक देम बिहेव। कीप ऑन सेइंग थैंक यू टू देम। इतना थैंक यू बोलो, इतना थैंक यू बोलो कि ये बिल्कुल दुम हिलाते रहे और हाथ चाटते रहे आपका, राइट? जहां आपने इनसे बोला कि नहीं, आपने इनको स्पेस दिया ना, ये काटेंगे। मेरी बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों दूसरी खबर है पाकिस्तान से कि एक्स आर्मी ऑफिसर आदिल राजा और हैदर मेहदी, जो कैप्टन हैदर मेहदी है और मेजर आदिल राजा है, हैदर मेहदी है कनाडा में और आदिल राजा है लंदन में काफी टाइम से, और ये दोनों के दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जबरदस्त सपोर्टर हैं। आदिल राजा को मिली है 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर मेहदी को मिली है 12 साल कैद बामुशक्कत। इनको एक फौजी और जनरल कोर्ट मार्शल ने इनको बोल दिया कि ये लोग गिल्टी हैं और इनको ये सजा मिलेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि वो पाकिस्तान में तो है नहीं, क्या पकड़ के जेल में डाल दो, वो तो बाहर है, वो बाहर है। अब मैं बताता हूं खास तौर से आदिल राजा की स्टोरी। आदिल राजा को पाकिस्तानी फौज इसके पीछे क्यों पड़ी? देखिए, कई रिटायर्ड फौजी हैं जो कि इमरान खान के साथ हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने तो 50-60 तो सीनियर ऑफिसर ऐसे खड़े हो गए थे, 50-60 पाकिस्तानी आर्मी के एक्स सर्विसमैन, सीनियर जूनियर सब मिला के, कर्नल, जनरल, मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, अब बहुत थे। और इमरान खान के सपोर्टर इस्लामाबाद या कहीं पे ऐसी कुछ वहां पे जाके दे हैड स्टूड अप देयर एंड सेड दैट वी सपोर्ट इमरान खान। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा ये जो पाकिस्तानी फौज है ये मेजर आदिल राजा के पीछे पड़ी क्यों। ये इसलिए नहीं पड़ी कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाता है, क्योंकि इमरान खान के जिंदाबाद के नारे तो 99% ऑफ पाकिस्तानी एक्स सर्विसमैन लगाते हैं, ये भी एक्स सर्विसमैन है भाई। इसके पीछे क्यों पड़े? एक तो मेजर आदिल राजा की सोशल मीडिया की फॉलोइंग ज्यादा हो गई, उसको सुनने वाले ज्यादा हो गए, उसकी बात मानने वाले ज्यादा हो गए। अच्छा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आदिल राजा ने जो भी कहा मैं गारंटी लेता हूं उसकी, ऐसा नहीं है बिल्कुल, बिकॉज आई डोंट नो द पर्सन, आई हैव नॉट स्पोकन टू द ऑफिसर, सिंस आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग। लेकिन उसने काफी कुछ अंदर की बातें बताई पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। इस चीज के लिए पाकिस्तानी आर्मी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन जो मेन चीज थी जिसकी वजह से यह सब ड्रामा रचा गया है, मेजर आदिल राजा ने एक ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज के तन बदन में आग लग गई और वो उस अफसर के पीछे पड़ गए।
पीछे पहले भी पड़े थे बाय द वे। लेकिन मरने मारने पे बात कब आई? मरने मारने पे बात तब आई कि जब आदिल राजा ने सबके सामने सोशल मीडिया पे यह बोला कि पाकिस्तानी फौज अपने हथियार भेज रही है, अपना एमुनिशन भेज रही है इजराइल को। दोस्तों, यूक्रेन को बेचना ठीक है, नो प्रॉब्लम। और पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, वो जिसको मन चाहे बेचे, जिसको मन बेचे यार। चाइना को बेचे, रशिया को बेचे, इंग्लैंड को बेचे, फ्रांस को बेचे, अमेरिका को बेचे, वो पाकिस्तान का हेडेक है। लेकिन आदिल राजा ने पाकिस्तानी फौज के बैलून को करा पंचर, क्योंकि उसका यह कहना था, बेसिकली उसका जो जिसको कहता है ना लबोलबाब जो जिस्ट है उसका जिस्ट क्या था? उसका जिस्ट यह था कि दुनिया भर को तुम ये कह रहे हो, यानी कि पाकिस्तानी फौज को कह रहा है कि भाई दुनिया भर को पाकिस्तान में तुम ये समझा रहे हो लोगों को कि इजराइल के खिलाफ हमें जिहाद करना है और यहूदियों के खिलाफ हमने जिहाद करना है और हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं, और ये सब मुंह से तुम ये बोल रहे हो। और सच बात यह है कि तुम उन्हीं इजरायलियों को जिसको तुम गाली दे रहे हो, तुम उनको हथियार भी बेच रहे हो कि तुम और फिलिस्तीनियों को मारो। इसने ही कॉल्ड आउट देयर हिपोक्रेसी। बेसिकली आदिल राजा की यह गलती है कि आदिल राजा ने उनको एक्सपोज कर दिया। अब ये तिल मिला गए कि बॉस ये हो क्या रहा है यहां पे, ऐसा किस तरीके से हो सकता है, ये फौजी अफसर ऐसा कैसे बोल सकता है। अच्छा, पहले मुझे भी लगा था कि आदिल राजा झूठ बोल रहा है, या ही इज बीइंग वेरी लिबरल विद द ट्रूथ। लेकिन फिर मैंने बोला कि यार, मैं कुछ दिन बीते, फिर मैंने देखा कि इंटरनेशनल प्रेस भी इसके बारे में बात कर रही है, ग्लोबल मीडिया भी इसके बारे में बात कर रहा है। फिर मुझे लगा नहीं यार, बंदा झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि अब सभी बोल रहे हैं तो यार सच तो है ही। फिर ग्लोबल मीडिया तो पाकिस्तान, इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान किसी मुल्क को हथियार बेच सकता है, एमुनिशन बेच सकता है कि नहीं बेच सकता, दैट इज नॉट द पॉइंट। वो पाकिस्तान के हक में है, तुम्हें नाली में डालना है, तुम्हें बेचना है, तुम्हें खाना है, वो तुम्हारा हेडेक है। लेकिन तुम ये कहते हो कि यहूदियों के खिलाफ जिहाद, तुम ये कहते हो इजराइल के खिलाफ जिहाद, फिर चुपचाप, ये तो तुमने चूरन खिला दिया पब्लिक को कि पब्लिक पागल हो जाए फिलिस्तीन को लेके, और चुपचाप तुमने इजराइल को 105 mm का शेल दे दिया कि बस गाजा पे यही वाला गिराना विथ लव फ्रॉम पाकिस्तान, साइन करके कि इन्हीं के ऊपर मारो। ये आदिल राजा ने एक्सपोज करा, तब से आदिल राजा के पीछे ये लोग हाथ धो के पैरे भी पड़े थे। लेकिन वो मरने मारने वाली बात जो हुई है ना दोस्तों, ये अब हुई है इस मामले से। अच्छा दोस्तों, और आज की आखिरी खबर है पाकिस्तान को ही लेकर। यह है कि हिंगलाज माता मंदिर और शारदा पीठ, पाकिस्तान रिपोर्टेडली डेमोलिश्ड अ रिवर्ड हिंदू टेंपल इन द सिटी ऑफ मिथी इन सिंध प्रोविंस। ये थारपरकर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि कोर्ट का कोई ऑर्डर था, इन्होंने हिंगलाज माता का मंदिर खत्म कर दिया, उनको तोड़ दिया। हिंगलाज माता का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो शारदा पीठ मंदिर है उसको भी इन्होंने डिमोलिश कर दिया है, ऐसा सुनने में आया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बोला था कि यार ऐसा मत करो और पुराने मंदिरों को ऐसा नहीं तोड़ना, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मंदिर तोड़ दिया है। जुलाई में भी एक मंदिर तोड़ा था, कराची के सोल्जर बाजार में मरी माता मंदिर, उसको भी तोड़ दिया था जुलाई में। और ये 150 साल पुराना मंदिर है। तो कराची में काफी पुराने हिंदू मंदिर हैं, प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, सबको एक एक करके तोड़ते यार। यही देखो ना, मैं इसलिए कहता हूं रेडिकल इस्लामिस्ट क्या होता है। पाकिस्तान में बैठे हुए, क्योंकि पाकिस्तान का इसलिए मैं पाकिस्तान का नाम ले रहा हूं, पाकिस्तान में बैठे हुए इनको उसका दर्द है कि अल अक्सा मॉस्क के अंदर इजरायली कैसे घुस गए, हमारे मस्जिद के अंदर यहूदी कैसे घुस गए, हमारे मस्जिद के अंदर जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, उनको नमाज क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा। ये बहुत बड़ा जुल्म है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सब ठीक है। लेकिन जहां खुद के मजहब के बारे में पाकिस्तानीज आर वेरी वेरी क्लियर, लेकिन जहां दूसरे के मजहब को इज्जत करने वाली बात आती है, दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट करने वाली बात आती है, वहां पे पाकिस्तानी कहते हैं ठीक है तोड़ दो मंदिर यार, क्या फर्क पड़ता है, तोड़ दो मंदिर। पाकिस्तान में दोस्तों 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े जा चुके हैं, 400 से ज्यादा, मोर देन 400 टेंपल्स, प्राचीन मंदिर तोड़ते चले जा रहे हैं, तोड़ते चले, कोई रोकने वाला नहीं है। और हम लोगों की गलती, हम लोग भी आवाज नहीं उठाते। क्या हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? वहां पे जो हिंदू है ना, पाकिस्तानी हिंदू, वो बद्दुआएं देते होंगे हमें, वो कोसते होंगे हमें कि तुम यहां पे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, यू आर द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, न्यूक्लियर वेपन्स तुम्हारे पास, इतनी बड़ी फौज तुम्हारे पास, और यहां पे तुम्हारे सामने कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर दूर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की बेटियों को उठाया जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं हर मर्ज की एक दवा, थैंक यू बोलो पाकिस्तानी फौज को, बोलो थैंक यू।
और इनको रोज थैंक यू बोलो, चाहे ये गलती करें ना करें, इनको थैंक यू बोलो। ये कुछ ना करें, चुपचाप बैठे हैं शरीफों की तरह, तब थैंक यू बोलो। और थैंक यू बोलो इससे, फोटो देख रहे हैं फोटो, ये बोलता बढ़िया वाला थैंक यू। इस जैसा बड़ा थैंक यू इस दुनिया में नहीं है भाई, इससे बोलो थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये जितने भी हैं ना आसिम मुनीर वगैरह, आसिम मुनीर, ये सब ये भोले बाबा के मंदिर में आके मत्था टेकेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप इनको थैंक यू तो बोलो, क्योंकि इसका दादा, आसिम मुनीर से पूछना, दादा का नाम बताएगा रामलाल। पूछना कभी पकड़ के आसिम मुनीर को, बोल बेटा दादा का नाम क्या कर, रामलाल जी थे हमारे दादाजी। ठीक है, तो ये बात है, भाई बहन होए ना प्रीत। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे होता है वीडियो खत्म, और अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। दोस्तों पहला है सवाल हर्षद रावल से। हर्षद रावल जी कहते हैं, हेलो मेजर साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हर्षद जी। इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर पार्टीशन बेस्ड ऑन रिलीजन, यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और वो बंटवारा मजहब के लिए हुआ था। पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोल दिया, लेकिन भारत आज भी सेक्युलर कंट्री है। भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? और क्या भारत आगे चल के हिंदू राष्ट्र बन सकता? भारत हिंदू राष्ट्र है, और कितना हिंदू बन जाएगा भारत? 83 to 85% हिंदूज हैं यहां पे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हिंदू राष्ट्र है। और जो अगर आपका यह मतलब है कि हिंदू राष्ट्र कुछ ऐसे बने जैसे कि वही उसमें प्रावधान हो जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र में होते हैं, तो बॉस ये हिंदू राष्ट्र फिर हिंदू पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो ये कहती हैं कि नहीं साहब, जो दूसरे हैं, जो गैर मुस्लिम है, वो सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। आप पाकिस्तान का संविधान देख लीजिए, कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का ना आर्मी चीफ बन सकता, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता, ना प्रेसिडेंट बन सकता, कोई भी ऊंचे ओहदे पे नहीं आ सकता है वो। ये पाकिस्तान का संविधान कहता है, और 99% ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज का संविधान यही कहता है। आप कंपेयर मत करिए, वी आर फार बेटर देन पाकिस्तानीज, फार फार बेटर, लाइट ईयर्स अहेड ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी। पैसा वैसे में तो है ही, मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूं। आज भारत सेक्युलर है, आज भारत डेमोक्रेटिक है, क्यों? 85% हिंदू हैं इसलिए। ठीक है, आप मुझे एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है और उसने अपने आप को इस्लामिक देश डिक्लेयर नहीं करा। राइट, इस्लामिक देश डिक्लेयर नहीं करा उसने, और बोला कि निकालो काफिरों को, ये कर दो वो कर दो। आपको पता है लेबनान, जो लेबनान है जहां पे हिजबुल्लाह है, वंस अपॉन अ टाइम सेवरल डेकेड्स अर्लियर, कुछ दशक पहले, लेबनान वाज अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री। आप कहानी पढ़िए लेबनान की, आपको पता लग जाएगा। लेबनान क्रिश्चियन मेजॉरिटी था। लेबनान वाज अ वेरी मॉडर्न, डायनेमिक इकोनॉमिक हब, कल्चरल हब। अब लेबनान को देखो, हिजबुल्लाह हर जगह। तो ये चीज है, आप ये मत सोचिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं। हिंदू राष्ट्र में एवरीबडी इज वेलकम। हिंदू राष्ट्र जो है भारत ऑलरेडी है, और वो सेक्युलर इसीलिए है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि ये हिंदू की फितरत में है, हिंदू के खून में है, सबको एक साथ लेकर चलना, सबको भाई समझना। दिस इज अस, दिस इज हाउ वी आर। और मैं कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है, मैं कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है। पर मैं कहता हूं कि अगर कोई भी वोट जीत के आए, कोई भी मुस्लिम वोट जीत के आए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मंत्री बने, जो बनना है बने, जब तक लोगों का आशीर्वाद है, गो अहेड, गो अहेड यार। लोगों का आशीर्वाद है ना तुम्हें, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो जनता का होता है, जनता का आशीर्वाद है, बन जाओ। भारत का संविधान थोड़ा ना रोकता है। दोस्तों रमेश जी का दूसरा सवाल है, जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद रमेश जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि एनसीईआरटी कैसे डेडिकेट करें 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स टू टीच आवर किड्स अबाउट द रियल हीरोज ऑफ आवर नेशन, द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हु हैव मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस। तो ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी को हम किस तरीके से, आपको लिखना पड़ेगा एनसीईआरटी को, राइट टू एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को लिखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए। हम तो यही कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भारत के जो हीरोज हैं उनके बारे में, और आर्म्ड फोर्सेस के हीरोज के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। हमारे जितने परमवीर चक्र हैं उनके बारे में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। दे शुड बी एंटायर चैप्टर्स। ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर होने चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, पूरे का पूरे चैप्टर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर।
महाराणा प्रताप के ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर, नेताजी सुभाष पूरे के पूरे चैप्टर। आप पढ़ाओ अपने बच्चों को यार। आपने सिर्फ बोला कि यार चरखा चला आजादी आ गई, समहाउ बच्चों ने भी बोला कि हाँ ठीक है चरखा चला आजादी आ गई, नंबर इसी में मिलेंगे, लिख दो वरना टीचर नंबर काट देगा। आपने स्टोरी खत्म कर दी, क्योंकि हम तो नंबरों के लिए पढ़ते हैं ना, ज्ञान के लिए थोड़ा ना पढ़ते हैं हम लोग। आई एम इंक्लूडेड, मैं भी इसमें गिल्टी हूं यार। जितने आप दोषी हो मैं भी दोषी हूं। हम तो पढ़ते ही नंबर के लिए, नौकरी मिल जाएगी अच्छी, फिर हम IIT क्रैक कर लेंगे, फिर हम IIM में चले जाएंगे, हो गया काम अपना, जिंदगी सेट हो गई। आर्म्ड फोर्सेस के हीरोज के बारे में बताइए। पीपल शुड नो कि हमारे कौन कौन से हीरोज थे, उन्होंने कैसे कैसे। इससे प्राइड बढ़ती है, इससे नेशनल आइडेंटिटी बढ़ती है। मुझे लगता है बहुत जरूरी है। मैं तो यहां तक कहूंगा, मैंने ट्वीट भी करा था इसके मामले में कि आपके जो एयरपोर्ट्स हैं ठीक है ना, आपके जो एयरपोर्ट्स हैं दैट शुड बी नेम्ड आफ्टर PVC विनर्स, PVC अवार्डीज जो हैं, आपके एयरपोर्ट का नाम उनके ऊपर होना चाहिए। जोधपुर का एयरपोर्ट है, मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जोधपुर का जो एयरपोर्ट है दैट शुड बी कॉल्ड मेजर शैतान सिंह एयरपोर्ट, और उसको बड़ा बनाया जाए। और छोटा सा एयरपोर्ट है जयपुर में, जोधपुर में, यार माफ करना, अच्छा नहीं लगता, बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए। इट शुड बी अ मैसिव एयरपोर्ट। जोधपुर इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी, और मेजर शैतान सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहां पे पूरा लाइफ साइज स्टैचू ऑफ मेजर शैतान सिंह अंडर द नेशनल फ्लैग एंड द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द बैटल ऑफ अरजांगा, कि ये है तुम्हारा हीरो। ये जो तुम बॉलीवुड के हीरोज और क्रिकेटर्स के पोस्टर लगाए फिरते हो ना, लगाओ ठीक है, प्रेरणा तुम्हें लेनी है, क्रिकेट खेलनी है, खेलो, लेकिन ये देखो ये मेजर शैतान सिंह, ये तुम्हारा हीरो, ये देश का हीरो है, भारत का लड़का है, भारत का बेटा है, तब जाके यार यू शुड डू दैट। आई एग्री विथ यू। सिर्फ सिखाना नहीं, परमवीर चक्र विजेता एवरीवेयर, ठीक है। वो पालमपुर के पास जो एयरपोर्ट है, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू गेट डाउन एंड देन यू गो टू पालमपुर, मेजर सोमनाथ शर्मा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ यार, क्या दिक्कत है। दीज आर हीरोज यार, याद करो। अच्छा जी, माइकल जॉयदीप महापात्रा, हेलो माइकल जी, जय हिंद। मेरा सवाल है, आपको ऐसा लगता है कि किसी भी देश की डेमोग्राफी को चेंज करना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं उससे? देखिए महापात्रा जी, ऐसा है ना कि मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया। आपका सवाल जो है मैं इसको आंसर जरूर करूंगा, लेकिन आप मुझे विस्तार से दोबारा भेजिए। आई विल टेक इट अप अगेन, ठीक है ना। आई विल रिक्वेस्ट माई टीम टू नोट डाउन, अगर उनको मिल जाता है, क्योंकि हजारों ऐसे आते हैं तो मुश्किल हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है, पर अगर हमें मिल गया मैं जरूर जवाब दूंगा। माई रिक्वेस्ट इज, आप प्लीज स्पेसिफिकली पूछिए आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, क्योंकि हर एक का कॉन्टेक्स्ट, इसके वन साइज फिट्स ऑल वाला आंसर है नहीं मेरे पास। तो आप अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट बताएंगे मैं पक्का जवाब दूंगा इस सवाल का। मोनिका वयासी, what can we do so that the government implements NRC and CAA soon? Why isn't government considering seriously? We don't want what's happening in Europe to happen to us. देखिए, मुझे नहीं पता सरकार क्या कर सकती है CAA और NRC को इंप्लीमेंट करने के लिए। CAA तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, एंड ऑल्सो NRC यार। हमारे देश में किसी को नहीं आना चाहिए यार, जो इलीगल है उसको बाहर भेजो, और एक लीगल रूट से आप आओ देश में, कोई मना नहीं कर रहा आपको। मुझे लगता नहीं है कि यूरोप जैसा हाल भारत में होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं। वी आर अ वेरी पॉलिटिकली अवेयर पीपल। तो यहाँ पे कोई ऐसा हमें चूना लगा के चला जाए, ये सब हो नहीं सकता भारत में। एंड विद द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव इन द सेंटर, ये हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आई एग्री विथ यू, CAA एंड NRC आर अ मस्ट, एंड द गवर्नमेंट मस्ट डू एवरीथिंग इन इट्स पावर। उनको करना चाहिए, जो भी करें करके इसको खत्म करके आगे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, लोग चूचू करेंगे, लोगों को परेशानी होगी, लोगों को हर चीज से परेशानी है यार। लोग कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो चंद लोग हैं, चंद लोगों को हर समय परेशानी रहती है। दैट्स ओके। यू हैव टू ब्रिंग अराउंड अ चेंज। इफ यू हैव टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।